थ्री इडियट्स को रिलीज़ हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये मूवी उस टाइम की हाईएस्ट ग्रोसर थी। हर अच्छी मूवी की तरह थ्री इडियट्स भी हमें अपने बारे में कई बातें समझाती है। यहाँ तक कि एक ऐसी सुपरहिट मूवी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना काफ़ी सिमिलर होता है अपने दिमाग के स्ट्रक्चर को स्टडी करने से। और तभी साइकोलॉजी इन हिंदी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे थ्री इडियट्स में दिखाए गए ऐसे कई साइकोलॉजिकल लाइफ लेसन्स, कॉन्सेप्ट्स और मूवी में दिखाई गई गलतियों की। मूवी के 3 मेन कैरेक्टर्स राजू, फरहान और रेंचो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के हॉस्टल में सेम रूम शेयर करते हैं। पर जहां राजू और फरहान का दुनिया को देखने का नज़रिया ये बोलता है कि लाइफ में आगे कंपटीशन को जीत के बढ़ा जाता है, अगर आपके पास अच्छे मार्क्स ना आए तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और जो एडवाइस आपकी सोसाइटी या पेरेंट्स आपको देते हैं वो एक नॉर्मल लाइफ जीने का सबसे आसान तरीका होता है। इस थिंकिंग के साथ जो भी आप करते हो वो दूसरों के अप्रूवल के लिए करते हो। फरहान ने क्या बनना है उससे कभी किसी ने पूछा ही नहीं और राजू भी सिर्फ अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ने आया है। पर इन दोनों से बिल्कुल अलग रेंचो इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ने आया है क्योंकि उसे एक्चुअल में मशीनों से प्यार है। आमिर खान के इस कैरेक्टर को एक काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह दिखाया गया है जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो स्ट्रीट स्मार्ट है, वो डाइवर्जेंटली सोचता है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है और कदम कदम पर रूल्स को चैलेंज करता है। इवन रेंचो की एंट्री के टाइम पर भी जब सब लोग शर्म के साथ अपने सीनियर्स की दी कमांड्स को फॉलो कर रहे थे और खुलेआम रैगिंग चल रही थी, तब भी वो दूसरों को फॉलो करने के बजाय अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करता है और हमें ये दिखाता है कि कैसे हर इन्वेंशन की शुरुआत एक नीड और थोड़ी क्यूरियोसिटी से होती है। इंग्लिश में एक कहावत है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी हम किसी चीज़ पर दिल लगाकर तब काम करते हैं जब हमें उस चीज़ की एक्चुअल में नीड होती है और हमें अर्जेंटली उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन चाहिए होता है। अगले सीन में कॉलेज के डायरेक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे यानी वायरस को इंट्रोड्यूस करा जाता है। वायरस हाईली डिसएग्रीएबल है जिसकी वजह से उसकी लाइफ फिलॉसफी कंपटीशन के अराउंड रिवॉल्व करती है और वो अपनी लाइफ को अपनी अचीवमेंट्स के बेसिस पर डिफाइन करता है। हाउएवर उसकी एक एबिलिटी है दोनों हाथों से सेम टाइम पर लिखना, जिसे एम्बीडेक्सटेरिटी बोलते हैं। पर साइंस बताती है कि जो लोग एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं उनके दिमाग के लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स एकदम सिमेट्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग की लॉजिक लगाने की एबिलिटी कम रहती है, उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती, उनके लिए मैथ्स काफ़ी मुश्किल होती है और उनका आईक्यू भी उन लोगों से कम होता है जिनका एक हाथ डोमिनेंट होता है। दोनों हाथों से लिखने वाले लोग जनरली स्पोर्ट्स, आर्ट्स या म्यूज़िक जैसी फील्ड्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसका मतलब वायरस की ये एबिलिटी असलियत में एक इंजीनियर के लिए पॉसिबल नहीं होगी। इसके अलावा अगले सीन में जब क्लास स्टार्ट होती है और प्रोफेसर रेंचो से मशीन की डेफिनेशन पूछता है, तब वो बुक में दी गई थियोरेटिकल डेफिनेशन देने के बजाय एक काफ़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन देता है। गर्मी लग रही है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर। जिसकी वजह से उसे डांट पड़ती है। डेफिनेशन क्या है? जबकि चतुर, जो कि सिर्फ बुक स्मार्ट है, वो एक रोबोट की तरह अपनी रटी हुई डेफिनेशन बोलता है और उसे उसके लिए अप्रिशिएट भी करा जाता है। ये सीन, जॉय लोबो का हेलीकॉप्टर ड्रोन और टीचर्स डे पर हुई चतुर की स्पीच काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम 90% स्कोर करने वाले चतुर जैसे स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है। चमत्कार का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize it। और जेन्युइन क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ने से रोकता है। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस रेंचो जैसे लोगों के साथ डील करने के लिए नहीं बने हैं। इसी वजह से दुनिया में ऐसे क्रिएटिव लोगों की कमी है जो पुरानी इन्फॉर्मेशन को बिना क्वेश्चन के रिपीट करने के बजाय पुराने स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन करें और किसी नई चीज़ को जन्म दें। इस तरह के क्रिएटिव लोग पर्सनैलिटी ट्रेट ओपननेस में हाई होते हैं और साइकोलॉजी के हिसाब से इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो चाहिए होती है वो है क्रिएटिव फ्रीडम। पर मूवी में जब जॉय लोबो वायरस को अपना हेलीकॉप्टर ड्रोन दिखाता है तो वायरस उसे अप्रिशिएट करने या हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन को देखने के बजाय उसे ये मशीन टाइम पर ना बनाने के लिए कॉन्वोकेशन से बाहर कर देता है। ऐसे मुश्किल हालात में रेंचो
जॉय का हेलीकॉप्टर सही करते हुए अपने दोस्तों को एक काफ़ी डीप और वाइज बात समझाता है। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार, इसको बेवकूफ़ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आई गेस पूरी मूवी में ये सबसे ज़रूरी सीन्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पर रैंचो काफ़ी सिंपल तरह से हमें साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट को समझाता है, जो है कॉग्निटिव बायस, जो बोलता है कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं और उसमें बिहेव करते हैं, वो हम रियलिटी के ऑब्जेक्टिव इनपुट के बेसिस पर नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स और रियलिटी की लिमिटेड समझ की वजह से करते हैं। यही रीज़न है कि क्यों अगर आप मुश्किल घड़ी में भी अपने आप को बोलो कि सब ठीक है, तो आपका डर एक्चुअल में कम होने लगता है। मेडिकल फील्ड में इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं प्लेसीबो इफ़ेक्ट। इसके साथ ही जिस नज़र के साथ रैंचो पूरी दुनिया को देखता है और सबको बताता है कि खुलकर लाइफ कैसे जी जाती है और असली प्यार का मतलब क्या होता है, इस तरह की आउटलुक को कई महान साइकोलॉजिस्ट्स और फिलोसोफर्स सही मानते हैं। जैसे फ्रेंच फिलोसोफर एल्बर्ट कमू का बोलना था, लिव योर लाइफ टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स, यानी अगर आप इस दुनिया में आ ही गए हो तो अपनी और अपने चाहने वालों की स्टोरी में इतने इन्वेस्टेड रहो और हर मोमेंट को ऐसे जियो कि आप इस छोटी सी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर पाओ। और राजू और फरहान भी फाइनली रैंचो के इस मैसेज को समझ जाते हैं जब वो अपने दिल की सुनकर सच बोलते हैं और उन्हें इस वजह से जॉब्स भी मिल जाती हैं। और लास्टली, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आपने हमेशा एक स्टूडेंट रहना है और लाइफ, बुक्स, टीचर्स या दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखते रहना है, क्योंकि नॉलेज तो हर जगह है। और अगर आप में रिस्क लेने की हिम्मत और अपने काम के लिए पैशन है, तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता।